वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। एसजीपीजीआई रिक्रूटमेंट 2025 में स्टेनो, एसएससी और जूनियर अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट के लिए जिन बच्चों ने सीसीएस रूल्स का सिलेबस कवर करना है उनके लिए क्लास नंबर 1 हम प्रोवाइड कर चुके हैं कि बेसिकली किस तरह से आप लोगों ने प्रिपरेशन करनी है। क्लास नंबर 1 के अंदर डिस्क्रिप्शन में हमने आपको वीडियोज के लिंक दिए। कम से कम 5 या 6 क्लासेस हैं जिसमें आपका सीसीएस कंडक्ट रूल अच्छे से कवर हो जाएगा। तो अगर आपने वो 5 या 6 क्लासेस जितनी भी हमने मेंशन किए हैं लिंक के माध्यम से, अगर वो सारी की सारी आपने देख ली है तो डेफिनेटली अब आप क्वेश्चंस के जवाब दे पाओगे। आपकी प्रिपरेशन के लिए यही मोटिव रहेगा। डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे, लिंक प्रोवाइड किए जाएंगे, बिकॉज ऑलरेडी उस टॉपिक पर डिस्कशन हो चुका है। तो डिस्क्रिप्टिव आप उसमें से पढ़िए, बाकी प्रिपरेशन हम आपको एमसीक्यू के थ्रू करवाएंगे। और ये बात आपको पहले ही बता देते हैं कि आपका लेवल और एमसीआरई के लेवल में डिफरेंस काफी है, बिकॉज आपके पोस्ट स्पेसिफिक सिलेबस में सीसीएस रूल्स ज्यादा मार्क्स का नहीं आने वाला। हो सकता है 20 मार्क्स का आए, हो सकता है 10 मार्क्स का आए। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो हम जरूर डिस्कस करते हैं आपके साथ। तो आज की क्लास में वैसा ही होगा। एसजीपीजीआई के साथ साथ अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो साथ के साथ प्रिपरेशन करते हैं, लाइक आईआईटी कानपुर का भी एग्जाम है जूनियर असिस्टेंट का, तो आईआईटी कानपुर हो गया। जैसे एनआईटी जमशेदपुर का आपको पता है हो ही चुका है एग्जाम। तो आईआईटी रोपड़ का आने वाला है आने वाले टाइम में। तो एनआईटी अभी जलंधर की पोस्टें निकली हुई हैं, तो एनआईटी जलंधर के भी काम आएगा आपका ये। तो जहां पर सीसीएस रूल्स के क्वेश्चंस आएंगे डेफिनेटली आपके काम आएगा। तो ये मत सोच के चलना कि ये केवल एसजीपीजीआई के लिए क्लासेस हैं। सीसीएस कंडक्ट रूल्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की बात करेंगे इस क्लास के अंदर। तो सीसीएस कंडक्ट रूल्स अगर आपने नहीं पढ़ा है तो लास्ट वीडियो जो हमारी है उसके डिस्क्रिप्शन में आप जाके देखोगे तो आपको लिंक्स मिल जाएगा वीडियो के, और वो वीडियोस आप देख लो, स्पीड में देख लो, 2 की स्पीड पे देखोगे आप तो इजीली आप अपना सिलेबस कवर कर पाओगे। ठीक है। अब ये क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, सीसीएस कंडक्ट रूल्स केम इनटू फोर्स ऑन कब आया? 64 में आया, 65 में आया, 56 में आया, 42 में आया। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका आंसर बी। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होने वाला है बी। तो आपका 1964 के अंदर सीसीएस कंडक्ट रूल्स आया था। ठीक है। और यही आपका रूल नंबर 1 कहता है सीसीएस कंडक्ट रूल्स का, जिसमें बेसिकली आपको डेफिनेशन या रूल का जो टाइटल है, टाइटल एंड कमेंसमेंट के बारे में पता लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सीसीएस कंडक्ट रूल अप्लाई टू, किस किस पर अप्लाई होता है अब आपने ये बताना है। एवरी पर्सन अपॉइंटेड टू अ सिविल सर्विस, एवरी सिविलियन इन डिफेंस सर्विस। तो देखो सिविलियंस पर ये लागू होता है, लेकिन सिविलियंस डिफेंस में भी होते हैं तो उन पर भी लागू होगा। तो डेफिनेटली इसका आंसर बोथ ए एंड बी होगा। तो बच्चों क्या हुआ इसका आंसर? इसका आंसर होगा सी। ठीक है। तो सीसीएस कंडक्ट रूल्स आपको पता लग गया कब आया। कब कंडक्ट रूल आपका आया? 1964 में। किस पर लागू होता है? तो ये इन पर लागू होता है। ठीक है। एवरी पर्सन अपॉइंटेड इन सिविल सर्विस एंड एवरी सिविलियन इन डिफेंस सर्विस। जितने भी एमसीक्यू करवाएंगे 15 से 20 एमसीक्यू इस क्लास के अंदर आपको करवाएंगे, तो बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। वो रिवीजन होगा, वो क्वेश्चंस होंगे जो एज इट इज आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट शैल एट ऑल टाइम, हर एक वक्त गवर्नमेंट सर्वेंट को क्या करना चाहिए? मेंटेन एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी, मेंटेन डिवोशन टू ड्यूटी, डू नथिंग विच इज अनबिकमिंग ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट, ऑल ऑफ दीज। तो सारी अच्छी बातें हैं। अच्छी बातें कैसी हैं कि आपको एकता बना के रखनी होती है, आपको अपनी ड्यूटी के प्रति समर्पित होना पड़ता है, आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना होता है जिससे गवर्नमेंट सर्वेंट की इज्जत पे बात आए। ठीक है। गवर्नमेंट सर्वेंट के जो जॉब क्राइटेरिया है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें कोई बाधा आए। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स ही होते हैं आपके गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए डूज वाली चीजें। तो हमने जब आपको पढ़ाया तो ये डूज के अंदर है, कुछ चीजें डोंट्स के अंदर होती हैं जो नहीं करनी होती। तो इसमें आप नोट लगाते चले जाओ और ये सारे डोंट्स बन जाएंगे। ठीक है। जैसे नॉट मेंटेन एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी, नॉट मेंटेन डिवोशन टू ड्यूटी, डू विच इज अनबिकमिंग ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट, हो गया सारा का सारा डोंट्स।
ठीक है, तो इसका आंसर डी होगा आपका। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर डी होगा। आंसर इज डी। चलो, इन सेक्शन 3A ऑफ CCS कंडक्ट रूल्स एक्सप्लेन्ड, क्या एक्सप्लेन करता है? ऑब्जर्वेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टसी, ऑल ऑफ द अबव। अब देखो, इसके अंदर आपको एक चीज बता देंगे आज हम, और बिल्कुल याद रखना, हर एक क्लास में यही मोटिव होता है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपके पेपर में। प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टसी होता है 3A, प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन होता है 3C, एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज होता है 3B। ठीक है, तो 3 क्या है? 3 यहां पे या तो सेक्शन कह लो, सेक्शन नहीं कहो तो रूल कह सकते हो। ठीक है, तो ये रूल 3 ऑफ CCS कंडक्ट रूल 1964 होता है। तो ए है प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टसी, वो बोलता है आपसे विनम्रता बना के रखो, आपकी बोली में विनम्रता छलकनी चाहिए। दूसरा ये है, ये विमेन का जो हरासमेंट है उसको रोकने के लिए होता है। ठीक है, महिलाओं के संबंधित। 3B में आ जाता है पालन से संबंधित। कौन सी? नीति पालन, यानी कि गवर्नमेंट की जो नीति है उनको फॉलो करना होता है, पॉलिसीज को ऑब्जर्व करना होता है। तो एक क्वेश्चन के अंदर आपको 3 क्वेश्चन बताएं, अभी थोड़ी देर में देखना आपके कैसे काम आएंगे। तो बताओ भाई 3A में क्या है? तो 3A में हम आपको बता चुके हैं प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टसी है, इसलिए इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब आ गया ऑब्जर्वेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, थोड़ी देर पहले ही बताया था, 3B के अंदर आता है। ठीक है, याद करने का तरीका क्या है? ऑब्जर्वेंस, इसके अंदर ये बी है इसलिए 3B होगा, ऐसे याद कर लेना इसको। ठीक है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? आपका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, दैट इज 3C। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ये विमेन का है, तो 3C के अंदर आता है ये कि वर्क प्लेस पर, गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, कहीं पर भी विमेन, जो वर्किंग विमेन है उसके सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस नहीं होने चाहिए, उनको रोका जाना चाहिए। फॉलोइंग एक्टिविटीज आर रिक्वायरिंग परमिशन या सैंक्शन, डेफिनेटली क्वेश्चन आता है कौन से ऐसे काम है जिसके लिए आपको अपने डिपार्टमेंट से, अपने ऑर्गेनाइजेशन से, अपने इंस्टीट्यूट से NOC की जरूरत होती है। ठीक है, NOC कहो या सैंक्शन कहो या परमिशन कहो, इन चीजों के लिए आपको परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो कौन कौन सी चीजें हैं बताओ, इसमें क्या आएगा? एनरोल एज ए मेंबर ऑफ सेंट जॉन एम्बुलेंस ब्रिगेड, बिल्कुल। टू ज्वाइन टेरिटोरियल आर्मी, बिल्कुल। टू ज्वाइन फॉरेन लैंग्वेज क्लासेस कंडक्टेड बाय इंडो फॉरेन कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल। तो बच्चों इसका आंसर डी होगा। डी में क्या है? ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर है आपका ऑल ऑफ द अबव होने वाला है। क्या होगा इसके अंदर? इसके अंदर यही होगा, सेंट जॉन एम्बुलेंस की ब्रिगेड ज्वाइन करनी है तो परमिशन लेनी होगी, टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन करनी है तो परमिशन लेनी होगी, विदेशी भाषाएं सीखने के लिए इंडो और जो भारतीय विदेशी संगठन है, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस, उनको ज्वाइन करने के लिए भी आपको सैंक्शन या परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए आंसर हो जाएगा आपका डी। सारे के सारे क्वेश्चंस डेफिनेटली पेपर्स में पूछे जाएंगे आपके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये, हम इन्हें PYQs भी कह सकते हैं, और ऑल आर इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। NIT हो, IIT हो, एम्स हो, ठीक है, नेटा चंडीगढ़ हो, जो भी ऑर्गेनाइजेशन हो, आपके काम आएंगे ये क्वेश्चंस। तो क्लास अच्छी लगती है, लाइक करे बगैर आप लोग नहीं जाना, लाइक करके जाना, साथ के साथ एक पॉजिटिव कमेंट भी होना चाहिए। ठीक है, बाकी कुछ सजेशंस हैं तो सजेशंस आप मोस्ट इनवाइटेड, आप सजेस्ट कर सकते हैं। इलेक्शंस के बारे में बताओ, CCS कंडक्ट रूल में इलेक्शन कौन से सेक्शन के अंदर आता है? देखो 3 वाला तो आप पढ़ ही चुके हो, थोड़ी देर पहले देख रहे थे, 3A, 3B, 3C, तो 3 तो होने से रहा। 4 के अंदर कुछ अलग है, 6 भी आपके काम का नहीं है, आपका 5 है। तो सेक्शन 5 के अंदर बात की जाती है इलेक्शंस की। किसकी बात की जाती है? इलेक्शंस की। तो इसका आंसर जो है वो डेफिनेटली सी होगा, दैट इज सेक्शन 5। तो इलेक्शंस आर डिफाइंड इन सेक्शन 5 ऑफ CCS कंडक्ट रूल्स। तो प्लीज लाइक करो वीडियो। स्ट्राइक्स के बारे में बताओ भाई, स्ट्राइक्स में क्या क्या आता है? स्ट्राइक्स में आपका आता है मास एब्सेंटिज्म फ्रॉम वर्क विदाउट परमिशन। देखो विदाउट परमिशन वाला काम है तो वो स्ट्राइक माना जाता है। रिफ्यूजल है ओवर टाइम, जब जरूरी है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, फिर भी मना कर दिया काम करने के लिए ओवर टाइम, तो मना ही आपका स्ट्राइक के अंदर आ जाता है।
resort to practices to conduct which is likely to result in the cessation or substantial retardation of work, यहाँ पे of work in an organization what are called go slow, sit down, pen down, stand। देखो go slow धीरे काम करो, बिल्कुल बैठ जाओ, पेन डाउन कर दो अगर कोई ऑफिस में काम कर रहा है तो, ये सारी चीजें हैं। मतलब कुल मिला के इनका मतलब है काम रोक दो, रिफ्यूज कर दो, मास एब्सेंटिज्म, एवरीथिंग ऑल आर इंक्लूडेड इन स्ट्राइक्स। तो आंसर इसका क्या होगा? आंसर इसका डेफिनेटली डी होगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए स्ट्राइक्स के किसके अंदर होता है। और डेमोन्स्ट्रेशंस एंड स्ट्राइक्स, ये है टॉपिक का नाम, डेमोन्स्ट्रेशंस एंड स्ट्राइक्स। अब ये सेक्शन हो या रूल हो, आपने बताना है किस सेक्शन के अंदर आता है। सेक्शन ऑफ सीसीएस आपको बताना है कंडक्ट रूल के किस सेक्शन में, किस रूल में डेमोन्स्ट्रेशन एंड स्ट्राइक की बात होती है। इसके लिए आप इसको प्लीज कमेंट करो। ठीक है, थोड़ी सी नॉलेज आपकी बढ़ेगी, आपको याद रहेगा। अनऑथराइज्ड कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन मीन्स एंड इंक्लूड अनऑथराइज कम्युनिकेशन, जिसके लिए आप ऑथराइज ही नहीं हो बात करने के लिए, वो इंफॉर्मेशन आप शेयर करते हो, तो उसका मतलब क्या होगा? इसका सीधा सीधा मतलब होगा कि आप ना तो ऑथराइज है अपनी पर्सनल कस्टडी में और ना ही आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इसीलिए यही होता है आपका अनऑथराइज कम्युनिकेशन, दैट इज बी। तो आंसर क्या होगा बच्चों? इसका बी आंसर होगा। आगे चलें, रूल 11 की बात करते हैं सीसीएस कंडक्ट रूल में। तो 11 किसके बारे में बात करता है? 11 इसी के बारे में बात करता है जिसके बारे में हमने अभी बात की। हमने किसके बारे में बात की है? हमने बात की है अनऑथराइज कम्युनिकेशन के बारे में। ठीक है, तो अनऑथराइज कम्युनिकेशन किस में आता है? रूल नंबर 11 के अंदर आता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? आंसर यहां पे बी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये चीज आप याद रखना कि इसके अंदर आंसर क्या होगा? आंसर बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं, सब्सक्रिप्शंस इंक्लूड। सब्सक्रिप्शन में क्या आता है? कंट्रीब्यूशन आते हैं, फंड आते हैं, कलेक्शन आते हैं, या ऑल ऑफ द अबव आता है? बताओ। सब्सक्रिप्शन में कोई दान दे रहा है, कोई चंदा दे रहा है, फंड दे रहा है, कोई पैसे दे रहा है, तो एवरीथिंग इन सब्सक्रिप्शंस, तो ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आपका आंसर है वो होगा डी। ठीक है, आंसर क्या होगा? डी आंसर होगा। अभी आपको पता लग जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जब पूछेंगे कि सब्सक्रिप्शन के अंदर क्या आता है। 1964 में गवर्नमेंट सर्वेंट है सीसीएस कंडक्ट रूल के तहत, जिसकी पोस्ट ग्रुप सी की है। ठीक है, और वो एक्सेप्ट करता है कितने रुपए के गिफ्ट किसी वेडिंग पे, एनिवर्सरी पे, फ्यूनरल पे या अदर रिलीजियस फंक्शंस पे। तो ये बताने हैं आपने। तो देखो साफ साफ लिखा हुआ है 2000 रुपए तक। ठीक है, और ये सी और डी के लिए होता है, और ए और बी के लिए अगर आप देखोगे तो 5000 रुपए होता है। ठीक है, कितना होता है? 5000 रुपए होता है। लेकिन यहां पे एक क्लू है थोड़ा सा। क्या क्लू है इसके अंदर? इसके अंदर क्लू ये है कि क्या आपको पता है वेडिंग एनिवर्सरी है, या आपके जो ये वेडिंग एनिवर्सरी के साथ साथ आपके रिलीजियस फंक्शंस हैं, फ्यूनरल्स हैं, तो उस केस में क्या होता है? बताओ उस केस में क्या होता है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए गिफ्ट किसके अंदर आता है। तो गिफ्ट का जो रूल है वो है आपका गिफ्ट। तो गिफ्ट आता है आपका रूल नंबर 13 के अंदर। किसके अंदर आता है? रूल नंबर 13 के अंदर आता है। ठीक है बच्चों, तो वेडिंग एनिवर्सरी, फ्यूनरल, रिलीजियस, तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, आपको पता होना चाहिए कितने। वैसे ये आंसर के साथ साथ ऑप्शन ही लग रहा है गलत है। कैन एक्सेप्ट गिफ्ट, ये बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग है, इसमें ऑप्शंस हैं जो चेंज किए जाने चाहिए। ठीक है, अब ऑप्शंस क्या होने चाहिए इसके अंदर एक बार आपको बता देते हैं, क्योंकि ग्रुप सी के अंदर तो आई थिंक 7500 रुपए तक का है प्रोविजन जो आपको दिया जाता है। इसके अंदर कितना होता है? 7500 के आसपास होता है इसमें। चलो फिर भी एक बार देख लेते हैं, आपको बता देते हैं कौन कौन सी चीजें हैं जो इसके अंदर आती हैं। तो गिफ्ट के अंदर की बात करेंगे तो सबसे पहले तो अगर एनिवर्सरी, वेडिंग, ये ऑप्शन ना बच्चों चेंज करने पड़ेंगे, अभी चेंज करके बता देते हैं आपको।
ये देखो, तो सी की बात की जा रही है, तो हम आपको ऑप्शंस देंगे जो आपको कंफ्यूज करें। 7500 रुपये, बी में हम देंगे आपको 15,000 रुपये, सी में हम देंगे आपको 25,000 रुपये। ठीक है, और डी के अंदर जो ऑप्शन होगा वो नन होगा। अब बताओ, अब इन ऑप्शंस को तो आप जाओ भूल, अब आपके सामने नए ऑप्शंस ये है। तो ग्रुप सी का केस है, तो ग्रुप सी के केस में होता है 7500 रुपये, और 7500 रुपये आपका ये रहा, तो आंसर ए हो जाए। ठीक है, इसी चीज को यहाँ पे क्लियर कर दें, तो नोट कर लेना, यहाँ पे आपको नोट करा देते हैं। देखो, ये ग्रुप वाइज होता है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। सी का जब 7500 है तो बी का डबल हो जाता है, लगभग 15,000 हो जाता है, और सी का 10,000 ज्यादा होता है तो वो 25,000 होता है। ये तो है, ये भी आपको नोट करना पड़ेगा ये कब कब है। ये है आपका कोई भी रिलीजियस फंक्शन हो, कोई एनिवर्सरी हो, ठीक है, कोई फ्यूनरल हो, उस केस में ये है। तो इसमें क्या है, आपको परमिशन की जरूरत नहीं है, नो परमिशन। लेकिन इससे ज्यादा अगर वैल्यू एक्सीड हुई तो आपको परमिशन चाहिए। ठीक है, अब क्या है, अब ये केस ना हो, नो सच केस। अब लिमिट वो है जो हम आपको थोड़ी देर पहले बता रहे थे। ठीक है, ए बी सी डी, तो ए और बी की सेम है, सी और डी की सेम है। तो ये तो है बच्चों 5,000 रुपये इन केसों के अलावा, और ये है 2,000 रुपये इन केसों के अलावा। अगर आपके पास इतने का गिफ्ट है जिसको आप एक्सेप्ट करना चाहते हो, और केस ना वेडिंग एनिवर्सरी का है, ना फ्यूनरल का है, ना रिलीजियस फंक्शंस का है, तो आपको 2,000 रुपये से ऊपर गिफ्ट लेने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी ग्रुप सी और डी के केस में। ग्रुप ए और बी के केस में 5,000 रुपये से ज्यादा की चीज पे आपको परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, परमिशन रिक्वायर्ड इफ एक्सीड, ठीक है, द अमाउंट। यहां पे लिख दिया, अगर अमाउंट इतने से ज्यादा एक्सीड करता है तो परमिशन चाहिए। तो बताओ, अब आपको सारा क्लियर हो गया, पता लग गया ना? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस होंगे तो कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। अभी भी डाउट क्लियर नहीं हुआ है, नेक्स्ट क्लास में करा देंगे। कमेंट करके स्पेसिफिकली वो बच्चे बताना जिनको डाउट रहता है। रूल 13A आ गया आपका, वही 13A। बताओ 13A में क्या आता है? 13A में आता है बच्चा आपका डोरी। ये दहेज की बात की जाती है 13A के अंदर। ठीक है, किसकी बात की जाती है? दहेज की बात की जाती है 13A के अंदर। और क्या बात की जाती है कि ना दहेज लेना है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को, ना दहेज देना है। दो ही स्टेटमेंट आती हैं अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट मीन्स एंड इंक्लूड। बताओ क्या होता है क्रिटिसिज्म के अंदर? Which has the effect of adverse criticism of any current and recent policy and action of the central government या state government। भाई आपने कुछ भी ऐसी आलोचना कर दी जिसका प्रभाव सीधा पॉलिसीज पर पड़ता है भारत सरकार के या राज्य सरकार के, दैट इज क्रिटिसिज्म। बिल्कुल ठीक है। विच इज कैपेबल ऑफ एम्बेरेसिंग द रिलेशंस बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट, अब जिसकी वजह से राज्य के और संघ के रिलेशन है वो आपस में खराब होते हो, तो वो भी क्रिटिसिज्म है आपका। Which is capable of embarrassing the relation between central government and government of any foreign state। यहाँ पे ऑफ है बच्चों ये, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। मतलब कि आलोचना, क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट आलोचना है, तो गवर्नमेंट की आलोचना करना जिसकी वजह से राज्य के संघ के रिलेशन खराब हो जाएं, संघ के फॉरेन स्टेट के रिलेशन खराब हो जाएं, तो उसको क्रिटिसिज्म बोलते हैं। तो ये क्रिटिसिज्म में ये सारी चीजें आती हैं जो बेकार चीजें अभी हमने आपको बताई। तो आंसर क्या हो जाएगा इस केस में? आंसर आपका डी हो जाता है। ठीक है, तो छोटा सा सेशन था बट इंटरेक्टिव रहा होगा, कमेंट करके जरूर बतानी है। ठीक है, आईआईटी कानपुर वाले बच्चे, खासकर एक बच्चा जिन्होंने कमेंट करके पूछा है प्लेलिस्ट के बारे में, हमसे पूछा है, अभी तक जवाब हमने दिया नहीं है, सिंपल बस मैसेज देखा है। तो प्लेलिस्ट हम आपको रिकमेंड कर देंगे अगर आपने आईआईटी कानपुर का पेपर देना है तो। एक तो रिसेंट जो प्लेलिस्ट है शेयर कर देंगे टेलीग्राम पर, रिसेंट प्लेलिस्ट जो हमने एम्स सीआरई के अंदर पढ़ाया है, उसमें मैराथन आपको जरूर पढ़ के जाना है, और सारा का सारा अगर आप पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना। ठीक है,
और जितने भी बच्चे हैं SGPGI के, तो ये प्लेलिस्ट आप डे 1 से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो, नो डाउट इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके पेपर के अंदर नहीं आने वाले। तो अगर आपने ज्वाइन करना है प्लस मेंबरशिप प्रिपरेशन के लिए 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ में, तो आप कमेंट कर सकते हो हमें manatofficial14@gmail.com, ये मेल आईडी है। इस पर कोर्स के रिगार्डिंग क्वेरी आप हमें पुट कर सकते हो, दैट इज मन्नत OFFICAL ऑफिशियल 1414 डोमेन। ठीक है, कंप्यूटर का ये क्वेश्चन आता है कि ये क्या है, तो ये डोमेन होता है, डोमेन। चलो मिलेंगे नई क्लास में, तब तक के लिए थैंक